हेलो बच्चों, मैं अजय ओझा एक बार फिर से आप सभी का क्लास 11 के लेक्चर नंबर 2 में हार्दिक स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर हमने फर्स्ट पढ़ लिया था, उसमें कुछ हमने जनरल बातें हमने सिर्फ करी थी। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा जो केमिस्ट्री में जो टर्म्स काम में आती हैं, जो छोटे छोटे जो पद हैं वो उनको अपन जानेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है द्रव्य। द्रव्य किसको बोलेंगे हम देखो, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैटर और हिंदी में इसको बोलते हैं द्रव्य। तो द्रव्य का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसका थोड़ा बहुत वजन हो और जो थोड़ा बहुत स्थान घेरता हो, उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, द्रव्य। जैसे ये मेरे हाथ में मार्कर है, तो इस मार्कर का थोड़ा बहुत क्या होगा, वजन भी होगा और थोड़ी बहुत ये जगह को भी घेर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो चुका है, एक द्रव्य। समझ गए आप। तो द्रव्य किसको बोलेंगे कि ऐसा पदार्थ जो थोड़ी बहुत जगह घेरता हो, जिसका थोड़ा बहुत वजन हो, थोड़ा बहुत द्रव्यमान हो, उसको हम क्या बोलेंगे, द्रव्य बोलेंगे। अब इस द्रव्य को क्या कर दिया, वर्गीकृत कर दिया। और वर्गीकृत कितने भागों में किया, दो भागों में। एक तो इसका हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण, और एक हो गया इसका रासायनिक वर्गीकरण, जिसको क्या बोलते हैं अपन, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है ना। एक तो भौतिक और एक रासायनिक। ठीक है। तो भौतिक में हम क्या करेंगे, सिर्फ बाहर से देख देख के बताएंगे। ठीक है, बाहर से जो देखने पर आपको पता चलेगा उसको तो भौतिक गुणों में आपने रख दिया, और इसके अलावा जो भी आपके गुणधर्म थे उसको आपने किस में रख दिया, रासायनिक में। ठीक है। देखो, सबसे पहले आ जाता है भौतिक वर्गीकरण में जो हमने पदार्थ को बांटा, वो कितने भागों में बांटा, तीन भागों में, ठोस, द्रव और गैस के रूप में। ठीक है। तो ठोस में क्या होंगे, अवयवी कण पास पास, लिक्विड में, द्रव में थोड़े बहुत अवयवी कण कैसे होते हैं, दूर दूर, और गैस में जो अणु परमाणु होते हैं वो सबसे ज्यादा कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। इतनी बातें हम कक्षा 10 में और इससे प्रीवियस की क्लासों में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। यहां हम जो क्लासिफाई करेंगे इन दोनों को, इन तीनों को, वो किसके बेस पर करेंगे, एक आकार और एक आयतन के पे। ठीक है। आकार आप सभी जानते हैं, आयतन क्या होता है, आयतन उस चीज को बोलेंगे अपन के कोई भी पदार्थ कितनी जगह घेरता है, तो उस जगह का जो कैलकुलेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आयतन। समझ गए। तो आयतन कहीं भी वर्ड यूज में है तो उसका मतलब आप क्या समझोगे कि जिस पदार्थ के बारे में बात हो रही है वो पदार्थ कितनी जगह घेरता है, उसको अपन किससे दिखाएंगे, आयतन से दिखाएंगे। चलिए पहली बात करते हैं ठोस की। तो ठोस का आकार भी कैसा होता है, निश्चित, और इसका आयतन भी कैसा होता है, निश्चित। ठीक है। ये मार्कर है, चाहे आप इसे राजस्थान में रखो, चाहे आप इसे यूपी में रखो, एमपी में रखो, बिहार में रखो, कहीं भी रखो, इसका आकार ऐसा की ऐसा बना रहेगा। और अगर इसका वजन मान के चलो 25 ग्राम है, तो चाहे आप यहां रखो, चाहे इसको विश्व के किसी भी कोने में लेके जाओ, इसका वजन कितना रहेगा, 25 ग्राम ही रहेगा। तो कहना का मतलब इसका जो आकार है वो कैसा है, निश्चित है, और इसका आयतन भी जितनी जगह ये यहां गिर रहा है उतनी जगह ये विश्व के किसी भी कोने में ले जाओ उतनी ही जगह घिरेगा। तो इसका द्रव्यमान भी कैसा है, निश्चित, और इसका आयतन भी कैसा है, निश्चित। ठीक है। तो हमने बता दिया कि ठोस का जो आकार है और आयतन है वो दोनों कैसे होते हैं, निश्चित। अब अगर हम द्रव की बात करें, लिक्विड की बात करें, तो देखो लिक्विड में जो आकार है वो कैसा होता है, अनिश्चित, लेकिन इसका जो आयतन है वो कैसा होता है, निश्चित। ठीक है। समझिएगा भाई, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ठीक है। तो हमने क्या बताया, आकार तो इसका अनिश्चित, लेकिन इसका आयतन कैसा होता है, निश्चित। जैसे आपने मान के चलो 1 लीटर पानी लिया और 1 लीटर पानी को आपने किस में डाल दिया, पहले बाल्टी में डाल दिया, तो पानी ने किसकी शेप ले ली भाई, बाल्टी की शेप ले ली। फिर आपने इसी पानी को किस में डाल दिया, एक बड़े सी तपेली में डाल दिया, तो इसने किसकी शेप ले ली भाई, पानी ने तपेली की शेप ले ली। आपने इसी पानी को एक बड़े से ग्लास में डाल दिया, तो उसने किसकी शेप ले ली, ग्लास की। अगर आपने उसको जग में डाल दिया तो उसने किसकी शेप ले ली, जग की। कहने का मतलब जिस तरीके का आपने बर्तन लिया, जिस तरीके का आपने बर्तन यूज में लिया, उसी तरीके की पानी की क्या हो गई, आकार, उसका आकृति आकार हो गई। ठीक है। अगर आपने बाल्टी में डाला तो बाल्टी का आकार ले लिया, अगर आपने तपेली में डाला तपेली का आकार, ग्लास में डालोगे ग्लास का आकार ले लेगा, और अगर आप और किसी बर्तन में डालोगे तो उसका आकार ले लेगा। बात आ गई समझ में। लेकिन यहां जो आयतन है वो तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। अगर आपने इसमें 1 लीटर पानी लिया है तो चाहे आप बाल्टी में डालो तो भी 1 लीटर रहेगा, चाहे आप तपेली में डालो तो भी 1 लीटर रहेगा, चाहे आप जग में डालो तो भी कितना रहेगा, 1 लीटर रहेगा। इसका मतलब कि इसका आयतन तो कैसा है भाई, निश्चित है, लेकिन द्रव का जो आकार है वो कैसा हो जाता है, अनिश्चित। बच्चों आ गई ये बात समझ में। अब चलते हैं टॉपिक तीसरे पर, जो क्या है, गैस। तो गैस में मैंने आपको बताया अवयवी कण जो अणु परमाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत दूर दूर। ठीक है। तो दूर दूर होने की वजह से इनका आकार भी कैसा होता है,
अनिश्चित, और आयतन भी इनका कैसा होता है, अनिश्चित। कैसे, समझो एक एक करके, ठीक है। देखो, घरेलू जो सिलेंडर आता है आपके पास, उसमें से आपने गैस लीक करी, तो गैस लीक करते ही आपकी पूरी रसोई में फैल जाएगी, इसके बाद आपके जितने भी अगल बगल रूम है उनमें फैल जाएगी, और उसके बाद आपने रिलीज करी तो आपकी बिल्डिंग में फैल जाएगी, और उसके बाद आपने रिलीज करी तो पूरे वातावरण में फैल जाएगी। यानी कहने का मतलब जिस जिस तरीके से गैस रिलीज होगी वो अपना आकार भी क्या करती रहेगी, बढ़ाती रहेगी। भाई जैसे आपने पहले तो छोटे से सिलेंडर में थी वो गैस, छोटे से सिलेंडर में आपने दाब लगा के भरी हुई थी, फिर लीक करा तो उसने पूरी रसोई का आकार ले लिया, गैस के अणु चारों तरफ बिखर गए ना। जैसे ही आपने रूम में लीक की तो उसने गैस के अणु पूरे रूम में फैल गए, यानी गैस के अणुओं ने किसका आकार ले लिया, पूरे रूम का आकार ले लिया। तो कहने का मतलब इनका आकार कैसा हो चुका है, अनिश्चित। दूसरी बात करते हैं आयतन की। अब देखो, आयतन ऐसा तो है नहीं कि अपन भाई अंतरिक्ष में रह रहे हैं या निर्वात में रह रहे हैं जहां कोई वायुमंडल ही नहीं है। ऐसा है क्या भाई? अंतरिक्ष में क्या होता है, अंतरिक्ष में किसी भी तरीके का कोई वायुमंडल, कोई गैस है, कुछ नहीं होता, केवल जीरो, कुछ नहीं, प्रेशर के नाम पे बिल्कुल जीरो, कोई गैस नहीं होती, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं, अपन कहां रह रहे हैं, पृथ्वी पर, और यहां कई तरीके की क्या पाई जाती है, गैसें पाई जाती हैं। तो जो गैस आप लीक करोगे वो बाकी गैसों के साथ मिलकर अपना आयतन भी कैसा कर लेगी, बदल लेगी, एक्सचेंज कर लेगी, बढ़ा लेगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहां जो गैस आपने लीक करी उसका आकार भी कैसा रहा, अनिश्चित, और उसका आयतन भी कैसा रहा, अनिश्चित। बात आ गई आपको समझ में? अब चलते हैं हम किसकी तरफ, रासायनिक वर्गीकरण की तरफ। तो जो देखो, रासायनिक वर्गीकरण में अपन बात करेंगे, उसमें अपन ने द्रव्य को कितने भागों में बांटा, द्रव्य को अपन ने बांटा दो भागों में। पहला तो हो गया आपका शुद्ध पदार्थ और दूसरा हो गया आपका मिश्रण। पहला कौन सा हुआ, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा कौन सा हुआ आपका मिश्रण, ठीक है। शुद्ध पदार्थ की ये बात करें तो इसको आगे जाके पुनः कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में। पहला हो गया तत्व और दूसरा हो गया यौगिक। देखो, तत्व के अंतर्गत अगर हम बात करें तो तत्व के अंतर्गत क्या होगा, एक ही तरीके के अवयवी कण होंगे। तत्व किसको बोलेंगे, जिसमें एक ही तरीके के पार्टिकल्स मिले, एक ही तरीके के कण मिले, उस पदार्थ को हम क्या, किसकी संज्ञा देंगे, तत्व की संज्ञा देंगे, ठीक है। दूसरी बात करें हम किसकी, यौगिक की। तो यौगिक में क्या बोलना है आपको कि इसमें एक से अधिक परमाणु होंगे, यानी एक से अधिक प्रकार के अगर आपको परमाणु अणु मिले तो वो किसके अंदर आएगा, यौगिक के अंदर आएगा, ठीक है, समझ गए। तो तत्व में एक ही तरीके के कण मिलेंगे और यहां एक से अधिक प्रकार के, ठीक है। बात करते हैं तत्व की। तो तत्व को पुनः कितने भागों में बांट दिया, तीन भागों में, धातु, अधातु और उपधातु। धातु में तो आपको पता है सारी आपकी धातुएं आ जाएंगी, जैसे आयरन हुआ, कॉपर हुआ, जिंक हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, ठीक है ना। इसके अलावा प्लेटिनम हुआ, सोना हुआ, ये सारी किसमें आ जाएंगी, धातुओं में। अधातुओं में सारी क्या आ जाएंगी, गैसें आ जाएंगी, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, फ्लोरीन हुई, क्लोरीन हुई, ये सब किसमें आ जाएंगी, अधातुओं में आ जाएंगी। और ऐसे तत्व जिनमें धातुओं के भी गुण हो और अधातुओं के भी गुण हो, यानी दोनों के गुणों का समावेश हो, उनको अपन क्या बोलेंगे, उपधातु। उनको क्या बोलेंगे बच्चों, उपधातु, ठीक है, समझ गए। जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुणों का समावेश हो उन्हें अपन क्या बोलते हैं, उपधातु। और उपधातु के मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। तो आपके लिए क्या हो गया, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये सारे किसके एग्जांपल हो गए, आपके उपधातु के, ठीक है। इसकी छोटी सी ट्रिक भी बनाई थी अपन ने, बाकी के ऐसे सब थे, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है ये बोरॉन कौन सा है, वर्ग 13 का, सिलिकॉन कौन सा है, वर्ग 14 का। आगे बात करेंगे पूरी आवर्त सारणी में वर्ग 13 के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, 14 के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराओ मत, सारी चीजें अपन समझेंगे, ठीक है। तो अपन ने उपधातु की बात कर ली, अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलो, देखो यौगिक में, तो यौगिक को हमने कितने भागों में बांटा, दो भागों में, कार्बनिक और अकार्बनिक। अब कार्बनिक किसको बोलेंगे, जिसमें हाइड्रोकार्बन उपस्थित हो। हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हो, उसको तो अपन क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक। और जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों कैसे हो, अनुपस्थित, या कोई एक भी अनुपस्थित हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अकार्बनिक यौगिक। समझ गए। कार्बनिक का मतलब केवल कार्बन की उपस्थिति नहीं, कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बनिक। और अगर कार्बन ही अकेला है, हाइड्रोजन नहीं है उसके साथ, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अकार्बनिक पदार्थ। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, आप मुझे बताओ कि CO2 किसका एग्जाम्पल है, कार्बनिक यौगिक का या अकार्बनिक यौगिक का, फटाफट आंसर दो। CO2 किस प्रकार का यौगिक है,
देखो भाई, अभी अभी आपको बताया मैंने कि केवल कार्बन नहीं, दोनों ही तत्व होने चाहिए। तो यहां कार्बन तो है, लेकिन हाइड्रोजन है क्या CO2 में? नहीं है ना हाइड्रोजन, केवल और केवल क्या है? कार्बन। हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो ये किस में आएगा? ये आएगा आपका अकार्बनिक यौगिक में। कार्बनिक यौगिक तब होता जब कार्बन के साथ साथ कौन होता? हाइड्रोजन। जैसे मैं इसका एग्जांपल दूं CH4, तो CH4 में आपको पता है कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ये किसका एग्जांपल होगा? कार्बनिक यौगिक का। अब बात करते हैं हम मिश्रण की। तो मिश्रण के अंतर्गत हमने इसको कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। एक तो हो गया आपका समांगी मिश्रण और एक हो गया विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण किसको बोलेंगे? कि जो तत्व के जो घटक हैं, या मैं बोलूं कि कोई 2 पदार्थ के घटक या 2 भिन्न घटक जिनको आपस में मिलाओ तो वो एक दूसरे में पूर्णतः क्या हो जाए? मिक्स हो जाए, एक दूसरे में पूर्णतः वो क्या हो जाए? संगठित हो जाए। ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। जब 2 घटकों को आप मिलाओ तो वो एक दूसरे में पूरी तरीके से नहीं मिले तो उसको हम क्या बोलेंगे? विषमांगी पदार्थ। समझ गए आप? विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण किसको बोलेंगे? 2 घटक जो एक दूसरे में पूरी तरीके से मिल चुके हैं उनको समांगी, और जो दोनों पूरी एक दूसरे तरीके से नहीं मिल सके उनको हम क्या बोलेंगे? विषमांगी। ठीक है, तो समांगी का एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं आपको। आप दूध में पानी मिला दो, तो दूध में पानी मिलाया, एक जैसा संगठन हो गया, तो ये किसका एग्जांपल है? समांगी मिश्रण का। अब मैं बोल रहा हूं पानी में तेल मिला दो, तो क्या पानी में तेल मिक्स हो जाएगा? बताओ। आप बोलोगे सर नहीं होगा, पानी में तो तेल मिक्स नहीं होगा। तो ये कैसा एग्जाम्पल है? ये समांगी का एग्जाम्पल नहीं है, ये इमल्शन का एग्जाम्पल है। आगे बताऊंगा इमल्शन क्या है। ठीक है, समझ जाओ। इमल्शन का मतलब क्या है? कि 2 द्रव हैं जो एक दूसरे में पूरी तरीके से मिक्सअप नहीं हुए, दोनों द्रव जो एक दूसरे में मिश्रित नहीं हो, ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलेंगे? इमल्शन। ठीक है, तो याद रखना, ये नहीं है कि द्रव में द्रव मिलाओ तो वो समांगी है, ठोस में ठोस मिलाओ तो वो समांगी है, या गैस में गैस को मिलाओ तो वो समांगी है। समझ गए आप बात को मेरी? संगठन एक जैसा हो वो दोनों एक दूसरे में प्रॉपर्ली मिक्स होने चाहिए, तभी वो कैसा है? समांगी। जैसे हम अगर चलो ठोस में ही बात करते हैं, जैसे आपने एक दाल में दूसरी दाल मिला दी, तो ये कैसा मिश्रण है? समांगी। लेकिन दाल में आपने क्या मिला दिए? कंकड़ मिला दिए, तो दाल में कंकड़ कैसा है? विषमांगी। पूरी तरीके दाल में कंकड़ मिक्स होंगे क्या? नहीं होंगे, तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा? विषमांगी का। समझ गए आप मेरी बात को? समांगी विषमांगी में अंतर समझ गए? ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। जो अगला टॉपिक हमारा निकल के आता है वो है मापन की SI यूनिट। यानी हुआ क्या? SI यूनिट का पहले तो फुल फॉर्म सुनो। SI यूनिट होती है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है ना? हुआ क्या? देखो, अलग अलग देशों में मापन की अलग अलग इकाइयां हुई। ठीक है ना? किसी भी चीज को मापने के लिए अलग अलग इकाइयों को यूज में लेने लगे। जैसे हमारे भारत में ही देख लो, हम वजन को कई तरीके से नापते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह से नापते हैं। जैसे वजन के लिए हम लिखें सेर हो गया, है ना, पाव हो गया, मन हो गया, किलो हो गया, क्विंटल हो गया, ठीक है, टन हो गया। तो कितने सारी वजन की इकाइयां हो गई। ठीक है ना? तो वैज्ञानिकों को क्या होने लगी? थोड़ी दिक्कत होने लगी कि एक चीज को, फिर उन्होंने क्या सोचा कि एक अगर चीज को हमको नापना है तो उसकी पूरे विश्व में एक ही इकाई होनी चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर उन्होंने किसकी स्थापना करी? SI यूनिट की स्थापना करी। यानी अगर मुझे वजन नापना है, कहीं भी कैलकुलेशन करनी है वजन की, तो मैं किस में करूंगा? किलोग्राम में करूंगा। तो उन्होंने वजन की एक यूनिट फिक्स कर दी, जिससे उनको क्या है? मापने योग्य, मापन में क्या हो गई? उनको आसानी हो गई। भाई सब लोग उसको एक ही यूनिट से मेजर करेंगे तो उसकी कैलकुलेशन करने में क्या होगी? आसानी होगी। तो इस वजह से SI यूनिट की आवश्यकता महसूस हुई। और टोटल कितनी SI यूनिट दी गई? 7 SI यूनिट टोटल आपको दी गई। ठीक है ना? टोटल 7 SI यूनिट दी। अब वो 7 SI यूनिट कौन कौन सी उनको मैं आपको एक एक करके लिखाता हूं। ठीक है ना? तो यहां तो भौतिक राशि है जो हम डिनोटेट करने वाले हैं उसको किसमें? SI यूनिट में। और SI यूनिट का फिर आपको क्या बताऊंगा मैं? यहां पर प्रतीक बताऊंगा। ठीक है? तो सबसे पहली जो भौतिक राशि निकल के आती है वो निकल के आती है समय। और समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम। तो हमको इसको T से दिखा देते हैं। आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, चलो पूरा ही लिख देते हैं, टाइम। ठीक है? और टाइम को किसमें SI यूनिट क्या रखी गई? सेकंड। क्या रखी गई भाई? सेकंड। ठीक है ना? और सेकंड का प्रतीक क्या हो गया? SEC। ठीक है? सेकंड को किससे डिनोटेट कर दिया हमने? SEC से। प्रतीक में चाहो तो आप सेकंड में इधर लिख सकते हो या आप अकेला S भी लिख सकते हो। प्रतीक इसका क्या हो गया? S। ठीक है? दूसरी जो SI यूनिट आती है वो आती है द्रव्यमान। दूसरी SI यूनिट कौन सी आती है? द्रव्यमान। और द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास। क्या बोलते हैं बच्चों? मास। ठीक है? और जो द्रव्यमान की SI यूनिट थी वो कौन सी थी? किलोग्राम।
कौन सी थी? किलोग्राम। ठीक है, यानी वजन को कहीं भी आप नापोगे तो किस में नापोगे? किलोग्राम में। और किलोग्राम का प्रतीक क्या होगा? केजी। किलोग्राम का प्रतीक क्या हो गया? केजी। इसके बाद तीसरी यूनिट, तीसरी यूनिट में आप रख दो लंबाई। तीसरी यूनिट किसकी थी? लंबाई। लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेंथ। ठीक है, और लंबाई को किस में नापा? लंबाई की जो ऐसा यूनिट है वो कौन सी है? मीटर। ठीक है, तो मीटर का प्रतीक क्या हो गया? एम। ठीक है, इसके बाद चौथी, चौथी आ गई आपकी विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट की जो ऐसा यूनिट दी वो कौन सी दी भाई? एम्पियर। कौन सी ऐसा यूनिट दी? एम्पियर। और एम्पियर का प्रतीक क्या हो गया? ए। ठीक है, अगला देखो नंबर 5। नंबर 5 पे क्या दी भाई? प्रकाशीय तीव्रता। प्रकाशीय तीव्रता, इसको आप ज्योति तीव्रता भी कह सकते हो। और क्या कह सकते हो? ज्योति तीव्रता या दीप्तता, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या है? कैंडेला। ऐसा यूनिट क्या है इसकी? कैंडेला। प्रतीक क्या है इसका? सीडी। कैंडेला का प्रतीक क्या है? सीडी। ठीक है, अगला नंबर 6। नंबर 6 पर आता है ऊष्मागतिक ताप, टेम्परेचर। और टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट है, याद रखना बच्चों, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट कौन सी है? केल्विन। और केल्विन को किस में दर्शाते हैं? के से दर्शाते हैं। ठीक है, और नंबर 7वां लास्ट, पदार्थ की मात्रा। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लिख भी देता हूं चलो मैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और पदार्थ की मात्रा को किस में नापते हैं? मोल में। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है इसकी? मोल। और लिखोगे क्या शॉर्ट में? MOL। MOL इसका क्या हो गया? प्रतीक। तो ये 7 ऐसा यूनिट हो गई। इनसे आगे और डेराइव्ड ऐसा यूनिट भी बनाई थी, यानी इनकी सहायता से और ज्यादा यूनिट भी निकाली गई थी। ठीक है, तो इन 7 को हम याद रखेंगे। फटाफट आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे कुछ पूर्व लग्नों के बारे में चर्चा करेंगे। लिख लिया? मिटा दें इसको। ठीक है, अब देखो अगली हेडिंग हम लगाएंगे एसआई पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लग्न। ठीक है, कुछ पूर्व लग्न, कुछ मान और उनके नाम भी हमको याद रखने हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि 10 की पावर 18 को क्या कहेंगे? 10 की पावर 21 उपसर्ग का क्या नाम है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल जाता है। तो आप हेडिंग लगाओगे एसआई पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लग्न। क्या हेडिंग लगाओगे? एसआई पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लग्न। एसआई पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लग्न। कौन कौन से ऐसे पूर्व लग्न हैं जो एसआई पद्धति में प्रयुक्त किए जाते हैं? ठीक है, तो देखो हम कितने सांचे बना देते हैं? हम 3 सांचे बना देते हैं। पहले में तो हम लिख देते हैं मान। ठीक है, फिर इसका हम नाम लिख देंगे इधर, फिर इसके बाद में हम इसका क्या लिख देंगे? प्रतीक। ठीक है, 3 कॉलम हमने बना दिए। तो पहले में तो आपको क्या लिखना है? मान, उसकी वैल्यू क्या है। दूसरे में आपको लिखना है उसका नाम, और तीसरे में आपको लिखना है प्रतीक। ठीक है, मैं पहले प्लस वाले से स्टार्ट करता हूं, फिर हम धीरे धीरे माइनस वाले की तरफ जाएंगे। तो पहला हो गया 10 की पावर 1, या 1 को लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम क्या होगा? डेका, और इसका प्रतीक DA। ठीक है, इसके बाद आएगा 10 की पावर 2, इसको बोलते हैं हेक्टो, और हेक्टो का प्रतीक क्या होगा? H। फिर इसके बाद 10 की पावर 3, इसको बोलेंगे किलो, और किलो का प्रतीक क्या होगा? K। G, K लिख दो यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। अकेला किलो का प्रतीक क्या हो गया? K। ठीक है, फिर इसके बाद 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 को आप क्या बोलोगे? मेगा, और मेगा को कैपिटल M से दिखाना, याद रहे। इसके बाद जो भी आएंगे ना वो आपके कैपिटल आएंगे। ठीक है ना। इसके बाद आ गया आपका 10 की पावर 9, मेगा के बाद क्या आ गया? गीगा, इसको G। फिर इसके बाद 10 की पावर 12, गीगा के बाद क्या आया? टेरा, टेरा के लिए कैपिटल T। फिर इसके बाद 10 की पावर 15, 15 के लिए क्या आया?
पेटा, पेटा के लिए P, ठीक है। फिर 10 की पावर 18, 18 के लिए क्या आया एक्सा, एक्सा के लिए क्या लिखोगे E, ठीक है। फिर इसके बाद 10 की पावर 21, 21 के लिए क्या आया जेटा, जेठालाल नहीं जेटा, जेटा के लिए Z कैपिटल। फिर 10 की पावर 24 और 24 के लिए क्या आया योटा, योटा के लिए कैपिटल Y। तो ये सारे आपके कौन से हो गए, ये सारे आपके हो गए सारे प्लस वाले, यानी जितने भी प्लस वाले उपसर्ग थे, सॉरी प्रत्यय थे, पूर्व लग्न थे, वो मैंने आपको बता दिया। अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, एक बार माइनस वाले सारे हमको लिखने हैं, ठीक है। प्लस वाले हमने सारे लिख लिए, इसके बाद हम लिखेंगे सारे के सारे माइनस वाले। तो एक बार आप इनको लिख लो, फिर हम माइनस की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलो माइनस के मैं यहां लिख देता हूं। तो उसी तरीके से मान, फिर क्या लिखना है, इनके नाम और फिर इनका प्रतीक, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको इधर लिखनी है। चलो अब ले लेते हैं 10 की पावर -1, इसको क्या बोलना है, -1 को क्या बोलना है डेसी, ठीक है। इसका प्रतीक हो गया D। फिर 10 की पावर -2, इसको क्या बोलना है सेंटी, सेंटी का प्रतीक C। 10 की पावर -3, इसका हो गया मिली, मिली को क्या लिखोगे स्मॉल m, ठीक है। फिर इसके बाद 10 की पावर -6, 6 को क्या बोलोगे माइक्रो, माइक्रो का प्रतीक म्यू, ठीक है। फिर इसको क्या बोलते हैं म्यू, ठीक है, म्यू। एक वर्ड और आता है इस तरीके का, उसको बोलते हैं न्यू, ठीक है, याद रहे आपको। इसके बाद 10 की पावर -9, 9 को क्या बोलोगे नैनो, नैनो, और नैनो का मतलब हो गया आपका स्मॉल n, ठीक है। फिर इसके बाद 10 की पावर -12, और 12 को आप क्या बोलोगे, 12 को बोलोगे पिको, पिको का मतलब हो गया छोटा वाला p, ठीक है। इसके बाद 10 की पावर हो गया आपके लिए 15 माइनस के, और ये हो गया आपका फेमटो, फेमटो के लिए लिखोगे आप F। फिर 10 की पावर -18, ये हो गया आपके लिए एटो, ठीक है। फिर इसके बाद एटो के लिए क्या लिखोगे A। फिर इसके बाद 10 की पावर -21, इसके लिए क्या लिखोगे जैप्टो, जैप्टो के लिए हो गया छोटा वाला Z, ठीक है। इसके बाद 10 की पावर -24, 24 के लिए क्या हो गया योक्टो, और योक्टो के लिए हो गया छोटा वाला Y, ठीक है। तो आप एक बार इन सब के क्या लो स्क्रीनशॉट लो, या आप इसको कॉपी में भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में हम इस टॉपिक स्टार्ट करेंगे सार्थक अंक, ठीक है। तो बने रहिए, जितना क्लास में आपको पढ़ाया उसको आप एटलीस्ट एक बार क्या कर लीजिए, पूरा तैयार कर लीजिए, साथ के साथ अपने नोट्स बनाइए, साथ के साथ आप क्या कीजिए चीजों को मेमोराइज कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके के अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।